हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम पार्ट 4 के बारे में। ये नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट है। सिलेबस ऊपर एनाटमी का है जिसमें हमने सब कुछ समझ लिया है। नीचे फिजियोलॉजी है जिसमें लास्ट 3 पॉइंट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसका कंपोजिशन, सर्कुलेशन, फंक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्सेस, ऑटोनोमिक फंक्शन में पेन जिसमें सोमैटिक, विसरल और रेफर्ड पेन क्या होता है उसको समझेंगे, ऑटोनोमिक लर्निंग क्या होती है और बायोफीडबैक क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। इंट्रोडक्शन। द फ्लूइड कंटेन्ड इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब अराक्नॉइड स्पेस एंड सेरेब्रल वेंट्रिकल इज नोन एज द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF भी बोलते हैं। तो CSF क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड है। अब इसके नाम से समझिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सेरेब्रल जो पार्ट है वहाँ पर, स्पाइन जहाँ पे है वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं। फ्लूइड कंटेन इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फ्लूइड जो कि स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में होता है। सब अराक्नॉइड स्पेस है, जो हमने 3 मेनिंजेस लेयर पढ़ी थी उसमें एक सब अराक्नॉइड स्पेस था, वहाँ पर होता है। एंड सेरेब्रल वेंट्रिकल, अब जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ब्रेन जो होता है, उनके बीच में वेंट्रिकल, खोखली जगह होती है जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में, सब अराक्नॉइड स्पेस में और सेरेब्रल वेंट्रिकल में ये फ्लूइड फिल्ड रहता है, इज नोन एज द सेरेब्रोल स्पाइनल फ्लूइड और CSF, इसको हम CSF बोलते हैं। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF इज अबाउट 150 ml एंड इट वेरीज बिटवीन 100 एंड 200 ml। नॉर्मली जो CSF है ये 150 ml तक एक ह्यूमन एडल्ट में होता है और ये वेरी करता है 100 से 200 ml के बीच में, यानी 100 ml भी हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 170, 80, 200 तक ये नॉर्मल रेंज में कहलाएगा। तो एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है लिक्विड, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर देखें, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ब्रेन, तो ये ब्रेन है, आपको समझ में आ रहा है। उसके बीच में देखिए वेंट्रिकल लिखा हुआ है, बना हुआ है, और ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वेंट्रिकल। ये खोखली जगह होती है, हॉलो स्पेस है, यहाँ पर ये CSF भरा हुआ है। फिर उसके नीचे देखें आप, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके सराउंडिंग में भी ब्लू कलर का जो लिक्विड है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF है। तो यहाँ से आपको इसकी लोकेशन समझ में आ गई है। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ CSF, यानी कि CSF में होता क्या क्या है। CSF कंटेन वाटर एंड सॉलिड, इसमें पानी होता है और कुछ सॉलिड होते हैं। CSF ऑल्सो कंटेन द लिम्फोसाइट, साथ ही साथ इसमें कुछ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। वाटर होता है 99.13% और सॉलिड है वो होता है 0.87%। अब इस सॉलिड में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सॉलिड में होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, प्लस लिम्फोसाइट भी होते हैं। सर्कुलेशन ऑफ CSF, यानी कि जो CSF बनता है और उसका वे क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। पहले फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। मेजर क्वांटिटी ऑफ CSF इज फॉर्म्ड इन द लेटरल वेंट्रिकल। अब हमने जो एक पिक्चर देखी थी उसमें वेंट्रिकल आपने देखा था, तो वहाँ पर जो सबसे ऊपर पार्ट है वेंट्रिकल में उसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड होते हैं। तो जो मेजर क्वांटिटी ऑफ CSF है वो बनती है लेटरल वेंट्रिकल में। उसके बाद एंड पासेस थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से ये थर्ड वेंट्रिकल में आता है थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। उसके बाद फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल इट पासेस टू द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब थर्ड से ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, कैसे? थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट से। फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल द CSF पासेस टू द सब अराक्नॉइड स्पेस ऑफ द सेरेब्रम एंड वर्टिब्रल कैनाल।
फोर्थ वेंट्रिकल से फिर ये CSF कहाँ पे जाएगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस जो सेरेब्रम के चारों तरफ है, और जो वर्टिब्रल कैनाल है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है वहाँ पर। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फ्लूइड पासिस अपवर्ड ओवर द ब्रेन स्टेम टू द सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो मेजर पार्ट है यानी कि ज़्यादा अमाउंट है मैक्सिमम, वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाता है ब्रेन स्टेम के थ्रू के पास से टू द सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट राइट उनकी सरफेस पे यानी कि उनकी सतह पे। तो ये एक फ्लो चार्ट से समझ लिया है, थोड़ा आगे और देखते हैं। सिक्रीशन, तो ये CSF कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, कोरोइड प्लेक्सस, जिसमें आता है लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल्स में ही हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, थर्ड फोर्थ कहाँ पे हम आगे वाली पिक्चर में देखेंगे। तो मेनली जो सिक्रीशन है वो कहाँ से हो रहा है, लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल से, जिनको हम कोरोइड प्लेक्सस भी बोलते हैं। सर्कुलेशन, ये सिक्रीशन हो गया, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है। दूसरा सर्कुलेशन, कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्या इसका रास्ता है, वे क्या है। तो सर्कुलेशन में है लेटरल वेंट्रिकल, वहाँ से जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल, वहाँ से फिर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सब अरेक्नॉइड स्पेस। ज़्यादा टफ नहीं है। लेटरल से कहाँ जा रहा है, थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस यानी कि जो ब्रेन हमारा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसकी तरफ जाता है। अब जो CSF का सर्कुलेशन है इसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कोरोइड प्लेक्सस। इस पिक्चर को थोड़ा टाइम देके जो मैं बोल रहा हूँ उसको टाइम लेना है, देखना है, उसके बाद मैं बोलूँगा, स्लोली चलेंगे। कोरोइड प्लेक्सस है, वहाँ से या जो लेटरल वेंट्रिकल है, मेजर पार्ट CSF का यहीं से सिक्रेट होता है, वहाँ से CSF सिक्रेशन हो रहा है। एरो के थ्रू देखिए, आपको उनका वे समझ में आएगा। तो कोरोइड प्लेक्सस यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल है, मेजर पार्ट वहाँ से सिक्रेट हो रहा है। फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल पे आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल देख लिया है। उसके बाद देखेंगे थर्ड वेंट्रिकल से CSF फोर्थ वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिए फोर्थ वेंट्रिकल लिखा हुआ है, और उसका वे देख लेंगे आप कहाँ पे है। ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल से फिर CSF सेंट्रल कैनाल नीचे की तरफ है, जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है, वहाँ पर फ्लूइड जाता है। इसके अलावा फिर मेजर पार्ट जो है ये फिर ऊपर सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ, या जो हम बोलते हैं सरफेस है ब्रेन की, वहाँ पे जाता है, और सब अरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो होता है। अभी सब अरेक्नॉइड और अरेक्नॉइड स्पेस ये सब क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया है, इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो फिर से देखें, कोरोइड प्लेक्सस से मैक्सिमम CSF जो सिक्रेट होता है कोरोइड प्लेक्सस से, लेटरल वेंट्रिकल से सिक्रेट हो रहा है, वहाँ से थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ से फिर सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड की है वहाँ पे जा रहा है, और जो मेजर पार्ट है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाता है। फंक्शंस ऑफ CSF, अब बात करेंगे CSF के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में। तो CSF डिक्रीज द सडन प्रेशर और फोर्स ऑन द डेलिकेट नर्वस टिश्यूज़। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, लास्ट हमने स्लाइड में पिक्चर भी देखी थी, ब्रेन है, ब्रेन के सराउंडिंग जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके सराउंडिंग CSF भरा हुआ है। उसके बाद फिर जो स्कल, जो हमारी खोपड़ी है वो रहती है। तो कहने का मतलब ब्रेन और जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, जो हड्डी है, उसके बीच में CSF भरा हुआ है। कभी आपको आपका सिर कहीं पर टकराता है, कोई चोट लगती है सिर पे, तो क्या होगा। अब मान लो कि कोई खाली बर्तन है, उसमें आप छोटा सा कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट डालते हैं और उसको हिलाएंगे, तो क्या होगा, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो टकराएगा उस बर्तन में अंदर, उसकी जो वॉल है उससे, ठीक। अब वही फिजिक्स यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कल, फिर CSF है, और फिर उसके बाद ब्रेन है। तो अगर कोई भी सडन प्रेशर चेंज होता है, फोर्स लगता है, चोट लगती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो
स्कल यानी जो हड्डी है उससे सीधा टकराता नहीं है CSF की वजह से। कहने का मतलब सडन प्रेशर अगर कुछ चेंज हो रहा है या जो फोर्स लग रहा है उसको CSF कम कर लेगा, टकराएगा लेकिन उतना ब्लो से नहीं टकराएगा जितना चोट लगी है या जितना ट्रॉमा लग रहा है। तो नर्वस टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। फिर है CSF नर्वस टिश्यूज, ओनली CSF कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन्स, इवन ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद न्यूरॉन। अब जो CSF है वो नर्वस टिश्यू को नरिश करता है, उनको पोषण देता है। ओनली CSF कम इन द कॉन्टैक्ट विथ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के कॉन्टैक्ट में सिर्फ CSF आता है। इवन ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन, यहाँ तक कि जो ब्लड है वो भी न्यूरॉन्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। न्यूरॉन्स कैन नॉट लिव विदाउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर मोर देन 3 to 5 minutes, दीज आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाय CSF। जो न्यूरॉन्स हैं ये ग्लूकोज या ऑक्सीजन के बिना 3 से 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, डेड हो जाएंगे। तो ये जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है CSF प्रोवाइड करता है नर्वस टिश्यूज़ को या जो न्यूरॉन्स हैं उनको। पीनियल ग्लैंड सिक्रेशन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड वाया CSF। अब पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड पी शेप्ड ग्लैंड होती है। पी मतलब मटर के दाने के बराबर या उसके जैसी ग्लैंड होती है जो कि लेटरल वेंट्रिकल है उसके पास में सिचुएटेड होती है। इसका एग्जैक्ट जो जॉब है या काम है या फंक्शन है ये अभी अननोन है, लेकिन जो रिसर्चर हैं उनका ऐसा मानना है या उन्होंने ऐसा अभी तक पाया है कि पीनियल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स के सिक्रेशंस का या उनका रेगुलेशन करती है, जिनमें से एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या है? ये हमारा स्लीप पैटर्न रेगुलेट करता है, हमारा जो सोने का पैटर्न है उसको ये रेगुलेट करके रखता है। तो पीनियल ग्लैंड के जो भी सिक्रेशंस हैं वो CSF में जाते हैं, CSF इन सिक्रेशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेके आता है। एक ये फंक्शन हो गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है हम अभी एंडोक्राइन सिस्टम में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अ मेजर फंक्शन ऑफ CSF इज़ टू कुशन द ब्रेन विद इन इट्स सॉलिड वॉल। तो जो मुख्य काम है CSF का या जो मेन काम है वो क्या है? कुशन प्रोवाइड करना। सबसे बाहर क्रेनियम है, खोपड़ी है, खोपड़ी उसके बाद में CSF है, उसके अंदर ब्रेन है। तो जब भी कोई ट्रॉमा या चोट या कोई डायरेक्ट ब्लो होता है तो जो ब्रेन है वो डायरेक्ट खोपड़ी से नहीं टकराता है क्योंकि बीच में CSF है, फ्लूइड भरा हुआ है। इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा है लेकिन अंदर चोट कम से कम लगती है, यानी कि CSF जो है कुशन टाइप या शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि आप देखें कि जितनी भी 2 व्हीलर्स होती है, बाइक होती है, तो आप देखेंगे कि आगे के टायर से 2 रॉड टाइप निकली रहती है। जब भी किसी गड्ढे में गाड़ी जाती है तो वो जो रॉड है वो थोड़ी आपस में ऊपर नीचे होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लोग उस गाड़ी पे बैठे हैं, जो भी पर्सन बैठा है, उनको शॉक कम लगता है। वो जो रॉड टाइप स्ट्रक्चर है उसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ऊपर बैठे व्यक्ति को चोट कम से कम लगे या शॉक कम से कम लगे। कभी आप ट्रैक्टर में बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, तो इसलिए उसमें शॉक ज़्यादा लगता है। यही शॉक एब्जॉर्बर का काम CSF करता है। तो ब्रेन को शॉक कम पहुंचता है, झटका कम पहुंचता है। द ब्रेन सिंपली फ्लोट्स इन द फ्लूइड। अब जो ब्रेन है वो इस CSF में सिंपली फ्लोट करता है, नहीं कि तैरता रहता है, इस वजह से चोट कम से कम लगती है। देयर इज नो CSF ब्रेन बैरियर, सो ड्रग कैन रीच द न्यूरॉन्स थ्रू CSF। अब CSF और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर यहाँ पर नहीं है, इसलिए जो भी ड्रग CSF में हम देंगे तो वो डायरेक्ट न्यूरॉन तक पहुँच सकती है। देयर इज ब्लड CSF बैरियर, लेकिन ब्लड और CSF के बीच में बैरियर है, ये मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग रहते हैं, इनका स्पेस भी अलग है। ब्लड और CSF के बीच में बैरियर है, इसीलिए देयर आर नो एंटीबॉडीज़ इन CNS। तो इसकी वजह से CNS में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अब एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड में। अब ब्लड CSF अलग अलग रहते हैं, इसलिए CSF में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है। मेकिंग इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन वेरी सीरियस एंटाइटीज, इसलिए अगर कभी ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ये फंक्शंस हो गए हैं। फैक्ट्स टू रिमेंबर, अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। CSF इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन इन द सब अराक्नॉइड स्पेस।
ब्रेन के बाहर सब अरेक्नोइड स्पेस में CSF प्रेजेंट होता है। विद इन द ब्रेन इन इट्स वेंट्रिकल, और ब्रेन के अंदर जो बीच में हमने देखा था पिक्चर में अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, तो विद इन द ब्रेन ये वेंट्रिकल में होता है, ब्रेन के आउटसाइड ये सब अरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। दस द ब्रेन इज फ्लोटिंग इन CSF एंड इट्स वेट इज नॉट फेल्ट बाय द पर्सन। इसीलिए जो ब्रेन है CSF में फ्लोट करता है, तैरता रहता है, और जो पर्सन है उनको उसका वजन समझ में नहीं आता है या पता नहीं चलता है। CSF is present in the central canal of spinal cord and in subarachnoid space around the spinal cord। CSF कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में, और सब अरेक्नोइड स्पेस में अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। इंक्रीज फॉर्मेशन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स फ्लो लीड्स टू हाइड्रोसेफेलस। अगर नॉर्मल से ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है या जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, या किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है इसके फ्लो में, जो हमने सर्कुलेशन देखा था उसमें, तो इन तीनों कारणों की वजह से हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी जनरेट होती है। हाइड्रोसेफेलस क्या है वो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में है नो हाइड्रोसेफेलस, उसमें देखेंगे नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल है, ब्रेन है, और जो CSF है वो नॉर्मल अमाउंट में है। राइट साइड में देखेंगे आप हाइड्रोसेफेलस है, एक्स्ट्रा CSF इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में एक्स्ट्रा CSF आ गया है, जिसकी वजह से प्रेशर, ये ब्लू कलर से देख मतलब लाइट ब्लू से CSF दिख रहा है, वेंट्रिकल है उसमें CSF है, और ये डार्क ब्लू से आप देखेंगे एरो बने हुए हैं, ये प्रेशर जनरेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर वेंट्रिकल में CSF एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा हो गया है। अब ये तो पिक्चर ड्रॉ की हुई है, जो नेचुरल पिक्चर है वो आपको दिखाते हैं अब पेशेंट कैसा दिखता है। ये हाइड्रोसेफेलस पेशेंट है। तो ये CSF के बारे में हमने सब जान लिया है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स के बारे में। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर विदाउट आवर कॉन्शियसनेस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्टिविटी। कोई भी पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन आपको मिला, उसके लिए हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है, रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है। दैट अकर विदाउट आवर कॉन्शियसनेस, और ये जो प्रतिक्रिया या जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, ये हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ये हो जाता है। ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज। अभी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मतलब आपको सुरक्षित रखने का मैकेनिज्म है। एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज, और ये हमारे शरीर को डैमेज से बचा के रखता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हैंड इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट ऑब्जेक्ट इट इज़ विड्रॉन इमीडिएटली। किसी भी गर्म चीज़ को हमारा हाथ टच होता है, अपने आप हाथ पीछे हो जाता है, उसके बाद में हमको मालूम चलता है। ये रिफ्लेक्स है। When a very bright light is thrown into the eye, eyelids closed and people concentrated to prevent the damage of retina by the entrance of excessive light into the eyes। जब एकदम से कोई ब्राइट लाइट हमारी आँखों के सामने आती है, तो हमारी जो पीपल हैं ये कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सिकुड़ेंगे तो जो ब्राइट लाइट पड़ रही है, एक्सेसिव लाइट पड़ रही है, ये हमारे अंदर, आँखों के अंदर जाके रेटिना को डैमेज कर सकती है। इसलिए पीपल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ताकि क्योंकि पीपल के थ्रू ही लाइट अंदर जाती है, वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, सकरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट कम से कम अंदर जाए और रेटिना डैमेज होने से बच जाए। ये एक पिक्चर है जिसके थ्रू आप रिफ्लेक्स एक्शन समझ सकेंगे। आपका पैर किसी भी नुकीली चीज़ पे अगर पड़ता है, आप अपने आप उसको ऊपर कर लेंगे, उसके बाद में आपको मालूम चलेगा। Reflex arc. Anatomical nervous pathway for a reflex action is called reflex arc. Reflex arc क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का अगर हम एक एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे बनाएं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इस
एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड 5 कंपोनेंट। एक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। रिसेप्टर, आफ्रेंट नर्व, सेंटर, इफरेंट नर्व और इफेक्टर ऑर्गन। एक एक करके समझते हैं क्या है ये। रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। इट रिसीव द स्टिमुलस। तो रिसेप्टर का काम क्या है? स्टिमुलस को रिसीव करना। माना कि आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेता है, तो उस हाथ में जो रिसेप्टर है उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। व्हेन द रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन आफ्रेंट नर्व। रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होंगे, इम्पल्स जनरेट होगी आफ्रेंट नर्व में। अब आफ्रेंट नर्व की बात करते हैं। आफ्रेंट और सेंसरी नर्व ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंटर। अब क्या हो रहा है? रिसेप्टर ने सिग्नल लिया है और उस सिग्नल जनरेट हुआ है, स्टिमुलस जनरेट हुआ है, उसको रिसेप्टर से सेंटर तक ले जाने का काम आफ्रेंट नर्व का है। सेंटर, द सेंटर रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस वाया आफ्रेंट नर्व फाइबर। सेंटर ने क्या किया है? सेंसरी इम्पल्स रिसीव किया है वाया सेंसरी नर्व या आफ्रेंट नर्व फाइबर के थ्रू। एंड इन टर्न, और बदले में क्या कर रहे हैं? इट जनरेट एप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्सेस। बदले में ये मोटर इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं। द सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सेंटर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं? इफरेंट या मोटर नर्व। अब वहाँ पर मोटर इम्पल्स जनरेट की थी सेंटर ने। इफरेंट और मोटर नर्व ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंटर टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब सेंटर में जो मोटर इम्पल्स जनरेट हुई उसको इफेक्टर ऑर्गन तक उस मोटर इम्पल्स को ले जाने का काम इफरेंट नर्व का है। यानी कि जो भी सेंटर है वहाँ से जो मोटर एक्शन या जो इम्पल्स जनरेट हुई है, अब आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच हुआ था, तो उस हाथ तक मोटर इम्पल्स ले जाने का काम इफरेंट या मोटर नर्व का है। लास्ट है इफेक्टर ऑर्गन। द इफेक्टर ऑर्गन लाइक द मसल और ग्लैंड शो द रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलस। तो ये सेंटर से मोटर इम्पल्स आई मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया था कि किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने टच कर लिया है, वो इम्पल्स जनरेट हुई रिसेप्टर में, रिसेप्टर से वो गई सेंसरी नर्व के थ्रू सेंटर तक। सेंटर ने एप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स जनरेट करी और उसको मोटर नर्व के थ्रू भेजा इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन क्या है? आपका हाथ है जो कि इस गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है, तो रिस्पॉन्स शो होगा, यानी आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा, हट जाएगा। जब पीछे हट जाएगा तब आपको एहसास होगा। ये एक पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कुकर रखा हुआ है गैस पे। आप देखेंगे आपकी एक उंगली उस कुकर को टच करी, फिर देखेंगे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है हाथ के अंदर, ये समझ लीजिए क्या है? सेंसरी नर्व है जो कि सिग्नल लेके जा रही है सेंटर तक। सिग्नल लेके गई सेंटर तक, देख लीजिए आराम से। सेंटर के थ्रू फिर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये मोटर नर्व है। ये मोटर इम्पल्स से लेकर आई मसल तक, मसल ने एक्शन किया और आपका जो हाथ है वो पीछे की तरफ हट गया। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? तो जिसमें सबसे पहले है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, विसरल रिफ्लेक्स, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स इन मोटर न्यूरॉन लीजन। एक एक करके समझते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल मतलब होता है सतह पे या सतही तौर पर।
द रिफ्लेक्सेस विच आर एलिसिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सतह से जो रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं, आर कॉल्ड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, इनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स और दूसरा है स्किन रिफ्लेक्स। अगर हम देखें जो बॉडी है, इसकी जो सतह है या जो सरफेस है, तो इंटरनल सरफेस से जो रिफ्लेक्स आ रहा है वो हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो एक्सटर्नल यानी जो बाहरी सतह है या जो हमारी स्किन है, त्वचा है, वहाँ से जो रिफ्लेक्स आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्किन रिफ्लेक्स। पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स, यानी हम बात करें इंटरनल जो सरफेस है उसके रिफ्लेक्स के बारे में बात हो रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स, द म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से अराइज होता है। क्यूटिनस रिफ्लेक्स या जिसको हम बोलते हैं स्किन रिफ्लेक्स आर एलिसिटेड फ्रॉम द स्किन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटिनस रिसेप्टर। क्यूटिनस रिफ्लेक्स या जिसको हम स्किन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ये स्किन से जनरेट होते हैं बाय द स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटिनस रिसेप्टर। जो स्किन है वहाँ पर कुछ क्यूटिनस रिसेप्टर होते हैं, उनको रिसीव कर, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, जो स्टिमुलेशन है उसको रिसीव करते हैं। सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स, तो पहले म्यूकस मेम्ब्रेन का देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसमें मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कॉलम है 3, एक में रिफ्लेक्स देखेंगे कौन सा है, स्टिमुलस क्या हो रहा है और रिस्पॉन्स क्या करते हैं। तो पहला है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यानी जो कॉर्निया होता है उसका रिफ्लेक्स। तो स्टिमुलेशन क्या है, क्या स्टिमुलेट करता है इसको, इरिटेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया में कुछ इरिटेशन होता है तब। रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई, हमारी आँख जो ब्लिंक करती है, झपकती है। दूसरा है कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, इरिटेशन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा में अगर कोई इरिटेशन होता है तब ये रिफ्लेक्स जनरेट होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है इसमें, ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसमें भी हम पलक झपकते हैं। तीसरा है नेजल रिफ्लेक्स, जो नेजल या हमारी जो नोज़ है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर कुछ इरिटेशन होता है तो क्या होता है, रिस्पॉन्स स्नीजिंग, हमको छींक आती है। तो ये 3 म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स के एग्जांपल हो गए। ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स का एक एग्जांपल है, इसमें हम चेक भी करते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स से कि रुई का फाहा लेके आँख के पास, कॉर्निया के पास हम टच कराते हैं तो आँख अपने आप झपकती है। सुपरफिशियल क्यूटिनियस रिफ्लेक्स है जिसको हम बोलेंगे स्किन रिफ्लेक्स, तो इसमें भी 3 एग्जांपल लिए हैं मैंने। पहला है रिफ्लेक्स जिसमें देखेंगे स्कैपुलर रिफ्लेक्स, स्कैपुला बोन हमने देखी है, वो जो एरिया है उसके वहाँ पर जो रिफ्लेक्स आता है उसको हम बोलेंगे स्कैपुलर रिफ्लेक्स। अब ये स्टिमुलेशन क्या है, क्यों आएगा, कारण क्या है, इरिटेशन ऑफ स्किन एट द इंटरस्कैपुलर स्पेस, इंटरस्कैपुलर स्पेस है वहाँ की जो स्किन है उसमें अगर कुछ इरिटेशन होता है तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्कैपुलर मसल, जो स्कैपुलर मसल है, स्कैपुला के पास की जो मसल है उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकंड है अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, स्ट्रोकिंग द एब्डोमिनल वॉल बिलो द कोस्टल मार्जिन। एब्डोमिनल वॉल पे अगर हम स्ट्रोक करते हैं, कुछ टच करते हैं, बिलो द कोस्टल मार्जिन, जो कोस्टल कार्टिलेज या जो हमारी जो रिब्स हैं उसके नीचे, वहाँ पर हम टच करते हैं, स्ट्रोक करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड मूवमेंट ऑफ अम्बिलिकस टूवर्ड द साइट ऑफ स्ट्रोक। एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो अम्बिलिकस है उसका मूवमेंट होता है टूवर्ड द साइट ऑफ स्ट्रोक, जिस तरफ भी स्ट्रोक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, समझ लीजिए आपको कोई पेट में गुदगुदी कर रहा है, वो है। तीसरा है प्लांटर रिफ्लेक्स, स्ट्रोकिंग द सोल, जो सोल है हमारा जो पंजा रहता है पैर का, उस पर अगर हम स्ट्रोक करते हैं, एक ये एग्जामिनेशन में भी हम यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन में, तो जो सोल है उस पर हम कुछ स्ट्रोक करते हैं, एक परकशन हैमर होता है, आप अपनी फंडामेंटल लैब में देखेंगे तो उसको एक पार्ट है उसको हम खोल के सोल पे उसको टच कराते हैं, तब ये प्लांटर रिफ्लेक्स आता है। तो रिस्पॉन्स क्या होता है इसमें, प्लांटर फ्लेक्शन एंड अडक्शन ऑफ टोज, जो प्लांटर फ्लेक्शन होगा है, प्लांटर फ्लेक्शन होता है इसमें, और जो टोज हैं उसमें अडक्शन होता है। अब आपको मैंने एंकल के 2 मूवमेंट बताए थे, प्लांटर और डॉर्सी फ्लेक्शन, शुरुआत के जो क्लासेस है उसमें देखना आप। तो प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्स में हम सोल पे टच करते हैं तब जो हमारा एंकल है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, और जो टोस हैं यानी जो पैर की उंगलियां हैं वो अडक्ट होती हैं।
ये प्लांटर रिफ्लेक्शन की एक पिक्चर है। इसमें हम सोल को टच करते हैं तो हमारा जो पंजा है वो नीचे की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्शन। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के बाद अब हम बात करेंगे डीप रिफ्लेक्स के बारे में। द डीप रिफ्लेक्सेस आर इलिसिटेड फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन लाइक टेंडन। दीज रिफ्लेक्सेस आर अदरवाइज नोन एज टेंडन रिफ्लेक्सेस। डीप रिफ्लेक्स, डीप मतलब थोड़ा गहराई में, तो स्किन अभी जो हम बात कर रहे थे सतह की बात कर रहे थे, सुपरफिशियल, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वहाँ से अगर वो स्टिमुलेट होता है और वहाँ से कोई रिफ्लेक्स आएगा तो उसको हम बोलेंगे डीप रिफ्लेक्स। द डीप रिफ्लेक्स आर एलिसिटेड फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर बेनिथ द स्किन। स्किन के अंदर से जो स्ट्रक्चर है वहाँ से ये जनरेट होते हैं, जैसे कि टेंडन। दीज रिफ्लेक्सेस अदरवाइज नोन एज टेंडन रिफ्लेक्सेस, इसलिए इन रिफ्लेक्सेस को हम टेंडन रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। डीप रिफ्लेक्स के कुछ एग्जांपल, जॉ जर्क। जॉ हमारा जो जबड़ा होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं। कैसे देते हैं? टैपिंग मिडल ऑफ द चिन विथ स्लाइटली ओपन माउथ। जो परकशन है हमारे, अपने फंडामेंटल लैब में देखना, उससे हम टैप करते हैं चिन में, ठुड्डी में, तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ माउथ, अपना हमारा जो मुंह है अपने आप बंद हो जाता है। दूसरा है बाइसेप जर्क, परकशन ऑफ बाइसेप टेंडन। जो बाइसेप टेंडन है वहाँ पे अपन टैप करते हैं उस परकशन हैमर से, तो फोरआर्म का फ्लेक्शन होता है। तीसरा है नी जर्क और पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें क्या करेंगे, हम पटेलर टेंडन पे थोड़ा स्ट्रोक करते हैं, जिसकी वजह से लेग है ये एक्सटेंशन में जाता है, जो हमारा नी है एक्सटेंड होगा। ये जो पिक्चर है ये नी जर्क चेक कर रहा है। नी कैप जो होती है उसके नीचे टेंडन होता है, पटेलर टेंडन, उस पर हम टैप करते हैं परकशन हैमर से, तो हमारा जो लेग है ये एक्सटेंशन में जाता है। ये डीप रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल हो गए। फिर नेक्स्ट है विसरल रिफ्लेक्सेस। विसरल यानी विसरा यानी ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पे। विसरल रिफ्लेक्सेस आर अराइजिंग फ्रॉम द पीपल एंड द विसरल ऑर्गन। विसरल रिफ्लेक्सेस क्या है, ये अराइज होते हैं कहाँ से, पीपल से, जो आई में होता है, आँख में, और जो विसरल ऑर्गन है वहाँ से। विसरल रिफ्लेक्सेस आर, ये कौन कौन से हैं, कुछ नाम देख लेते हैं। पिपलरी रिफ्लेक्सेस, ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। पिपलरी रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्स इन विच साइज ऑफ पीपल इज अल्टर्ड। इसमें क्या होता है, पीपल का जो साइज है वो अल्टर हो जाता है। पिपलरी रिफ्लेक्सेस आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो जो पीपल है इनका जो साइज़ है कम हो जाता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये हो गया पिपलरी रिफ्लेक्स। दूसरा था ऑक्यूलो कार्डियक। ऑक्यूलो मतलब आई से रिलेटेड है, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड है। प्रेशर ओवर आई बॉल कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट। आई बॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स। थर्ड है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। एक कैरोटिड आर्टरी होती है उससे रिलेटेड है। कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, प्रेशर ओवर कैरोटिड साइनस। ये कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट से निकल के नेक के थ्रू फिर ब्रेन में जाती है ऊपर, तो अगर कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर पड़ता है जो कि नेक से निकल रही है गले में, कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, तो इसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। अब पिपलरी रिफ्लेक्स जो हमने देखा था उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मल लाइट में क्या है, पीपल और आइरिस हमको दिख रहा है, नॉर्मल है। इन ब्राइट लाइट, जब रोशनी ज़्यादा है, चमक ज़्यादा पड़ रही है, तो जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ताकि कम से कम रोशनी अंदर इंटर करे, प्रवेश करे और रेटिना को डैमेज ना कर पाए। लेकिन इन डिम लाइट, जब लाइट थोड़ी डिम होती है, जो पीपल है ये डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोशनी है या जो विजुअल्स हैं वो अंदर जाएँ, रेटिना पर जाएँ और हमको दिखे कि है क्या। फिर नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस।
द रिफ्लेक्सेस विच आर सीन ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब बीमारी वाली कंडीशन में, द रिफ्लेक्सेस विच आर सीन ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कुछ बीमारियों में ही देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। 3 पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस आर वेल नोन। पहला है बाबिन्स्की साइन, दूसरा है क्लोनस और तीसरा है पेंडुलर मूवमेंट। तो बाबिन्स्की साइन में क्या होता है कि जब हमने अभी प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में बात की थी कि सोल को हम स्टिमुलेट करते हैं तो जो पंजा है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, इसको हम प्लांटर रिफ्लेक्स बोलते हैं। लेकिन बाबिन्स्की साइन में क्या होता है कि जब हम इसको स्ट्रोक देते हैं सोल पे तो पंजा जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन में चला जाता है, जो कि एक एबनॉर्मलिटी है। तो बाबिन्स्की हो गया। क्लोनस में क्या होता है, सीरीज ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड जर्की मूवमेंट्स। पेंडुलर मूवमेंट में क्या होता है कि जो हमने अभी नी जर्क के बारे में बात की थी कि पटेलर टेंडन में हम स्ट्रोक करते हैं परकशन हैमर से, तो जो लेग है ये एक्सटेंशन में जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है और फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन पेंडुलर मूवमेंट में क्या होता है, जब हम स्ट्रोक करते हैं तो पैर एक्सटेंशन में जाता है, फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ जाएगा, और जो पेंडुलम होता है घड़ी का उसके जैसा ये झूलता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट। तो ये पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं जो कि किसी बीमारी में ही देखने को मिलेंगे। ये है बाबिन्स्की साइन। जो लेफ़्ट साइड में जो पहली पिक्चर है उसमें आप देखिए एक एरो बना हुआ है, लाइन बनी हुई है कि नीचे से आपको ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है। अगर पैर प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है तो ये नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये डॉर्सी फ्लेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव कहलाएगा। फिर रिफ्लेक्सेस इन मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें सबसे पहले है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ड्यूरिंग अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑल द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, द डीप रिफ्लेक्सेस आर एक्सर्टेड एंड बाबिन्स्की साइन इज पॉजिटिव। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो इसमें क्या होगा, सारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन डीप रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, लास्ट पिक्चर में देखा है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होता है पेशेंट को तो ड्यूरिंग दिस ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस दोनों चले जाते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे पेन के बारे में। पेन क्या है, दर्द। द पेन इज डिफाइंड एज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। पेन क्या है, पेन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अनप्लीजेंट मतलब, प्लीजेंट मतलब होता है सुख देने वाला, और अनप्लीजेंट मतलब होता है दुख देने वाला। तो दुख देने वाला एक सेंसेशन है। एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, दुख देने वाला सेंसेशन है जो आपको महसूस होगा, दर्द, और इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। एसोसिएटेड विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज, तो हो सकता है टिश्यू डैमेज, जब आपको चोट लगती है तब भी दर्द होता है। कई बार आपको ज़्यादा आप चल लिए या कुछ हो गया, हेडेक हो रहा है, उसमें टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा है लेकिन आपको दर्द महसूस होता है। तो टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विसरल पेन यानी विसरा यानी ऑर्गन से रिलेटेड पेन है। पेन फ्रॉम विसरा इज अनप्लीजेंट, जो ऑर्गन में हमारे पेन होता है काफ़ी अनप्लीजेंट होता है। कॉज ऑफ विसरल पेन, विसरल पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। तो इस्चीमिया वो कंडीशन है जब ऑक्सीजन कम जाती है तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो अगर वो पेन है तो हम उसको बोलते हैं इस्चीमिक पेन। केमिकल स्टिमुलाई, कुछ केमिकल से रिलेटेड है। स्पाज्म ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो हॉलो ऑर्गन में कुछ स्पाज्म है। ओवर डिस्टेंशन ऑफ हॉलो ऑर्गन ऑल्सो कॉज पेन, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लिया या एब्डोमिनल ब्लोटिंग होता है, गैस बनती है, तो डिस्टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को पेन होता है।
referred pain, the pain sensation produced in some part of the body is felt in other structure away from the place of pain development. This is called referred pain. मतलब ये है कि पेन प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है लेकिन महसूस कहीं और हो रहा है. इस कंडीशन को या इस टर्म को हम बोलते हैं रिफर्ड पेन. द डीप पेन and some visceral pain are referred to other areas but the superficial pain is not referred. जो डीप पेन होते हैं शरीर में अंदरूनी जो दर्द होता है वो, और विसरल पेन जो है या जो विसरा ऑर्गन में जो दर्द होता है ये रिफर्ड होता है अदर एरिया की तरफ. बट द सुपरफिशियल पेन इज़ नॉट रिफर्ड. लेकिन जो सुपरफिशियल पेन होता है, सतह पे जो पेन होता है वो रिफर्ड नहीं होता है. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. कार्डियक पेन इज फेल्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर. हार्ट में कुछ इशू है, कार्डियक इस्चीमिया टाइप या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन टाइप कुछ कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट को हार्ट में पेन नहीं होता है, पेशेंट को दर्द महसूस होता है इनर पार्ट ऑफ लेफ्ट आर्म. जो लेफ्ट आर्म है उसके इनर साइड में और लेफ्ट शोल्डर में. पेन इन ओवरी इज़ रिफर्ड टू अम्लाइकस. अगर ओवरी में दर्द है तो पेशेंट को, उस पर्सन को अम्लाइकस के पास दर्द महसूस होगा, ओवरी में दर्द पता नहीं चलेगा. पेन इन टेस्टिस इज़ फेल्ट इन एब्डोमन. टेस्टिस में अगर कोई पेन है, चोट लग जाती है तो वो दर्द होता है एब्डोमन में. पेन इन डायफ्राम इज़ रिफर्ड इन राइट शोल्डर. जो एब्डोमन और थोरैक्स के बीच में जो सतह होती है जो उनको डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम. डायफ्राम में अगर कोई पेन जनरेट हो रहा है वो महसूस होता है राइट शोल्डर पे. पेन इन गॉल ब्लैडर इज रिफर्ड टू एपिगैस्ट्रिक रीजन. गॉल ब्लैडर में अगर कोई पेन है किसी वजह से तो वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में कहीं पे पेशेंट को महसूस होता है. एपिगैस्ट्रिक मतलब एब्डोमिनल रीजन में. सोमैटिक पेन. सोमैटिक पेन अकर व्हेन पेन रिसेप्टर इन टिश्यू इंक्लूडिंग द स्किन, मसल, स्केलेटन, जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ आर एक्टिवेटेड. स्किन, मसल, स्केलेटन, जॉइंट या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनके पेन रिसेप्टर जब एक्टिवेटेड या एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तब पेशेंट को पेन होता है. उस पेन को हम बोलते हैं सोमैटिक पेन. ऑर्गन की बात अलग हो गई है जिसको हमने बोला है विसरल पेन. अब ऑर्गन के अलावा जो स्ट्रक्चर है या जो स्केलेटन है उससे रिलेटेड, स्केलेटन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मसल्स, टिश्यूज़, जॉइंट्स, बोन्स, इनमें अगर दर्द होता है तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक पेन. टिपिकल स्टिमुलाई सच एज फोर्स, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और स्वेलिंग एक्टिवेट दीज रिसेप्टर. तो यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर हैं कब एक्टिवेट होते हैं? जब स्टिमुलस जैसे कि फोर्स, कोई जोर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, टेम्परेचर है उसकी वजह से, वाइब्रेशन अगर हो रहा है उसकी वजह से, या कहीं स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और पेशेंट को पेन फील होता है. दिस टाइप ऑफ पेन इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्रैम्पिंग. एक एग्जांपल है इसमें क्रैम्प्स. जैसे पैर में कभी आप पानी कम पीते हैं या बहुत ज़्यादा चल लिए तो क्रैम्पिंग हो जाती है, अकड़न, ऐठन पैरों में होती है, तो वो एक एग्जांपल हो गया सोमैटिक पेन का. तो पेन हमने समझ लिया है. अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है ऑटोनॉमिक लर्निंग. इसमें ऑटोनॉमिक लर्निंग क्या होती है? ऑटोनॉमिक मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप जो लर्निंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक लर्निंग. अब जैसे एक हमने साइकोलॉजी में समझा था लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कि एक जो डॉग था, एक उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि पेशेंट, जो डॉग को हम कभी फूड देते हैं तो उसका स्लाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर हमने क्या किया था, एक बेल बजाई थी और देखा कि जो डॉग है उसको कुछ स्लाइवेशन नहीं हो रहा है. फिर हमने कुछ समय क्या किया, वो बेल बजाई, उसके बाद डॉग को फूड दिया, तो एक कंडीशन अपने आप लर्न हो गई. क्या कि बेल का मतलब खाना, घंटी बजेगी मतलब खाना मिलेगा. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी हमने घंटी बजाई तो जो डॉग था उसका स्लाइवेशन यानी लार्व है ना स्टार्ट हो गया. अब ये ऑटोनॉमिक लर्निंग है, अपने आप सीख जाते हैं. ठीक वैसे ही होता क्या है कि हम देखते हैं कि साइकोलॉजी बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट पर्सनालिटी. जितने लोग होते हैं प्रकार के होते हैं, तो हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म भी अलग अलग होता है. कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सहने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है. तो क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं,
हो सकता है वही कंडीशन किसी और को स्ट्रेस ना देती हो, पर आप उस कंडीशन से स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस में आने की वजह से जो हमने देखा था कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो सब बढ़ जाता है। वो आपको फाइट फ्लाइट के लिए रेडी करता है। लेकिन होता क्या है, इसकी वजह से लंबे समय तक अगर ऐसा बनता है, किसी चीज़ से आपको लगातार स्ट्रेस बना हुआ है, तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक इस प्रकार की कंडीशन बनी रहती है तो आपको कई और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटोनोमिक लर्निंग, जो अपने आप हम लर्न कर लेते हैं। दूसरा है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या है? बायोफीडबैक ट्रेनिंग कैन यूज टू रिड्यूस एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी हम बात कर रहे थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए या एक्टिवेशन को कम करने के लिए हम बायोफीडबैक ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। एंड इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, तो मैंने उसमें 2 डायग्राम डाले थे। एक में वो 300 मूवी का जो आपको लड़ाई करने के लिए रेडी कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो मैंने डाला था वो था पैरासिम्पैथेटिक, उसमें एक जो मीम था वो रिलैक्स बॉयस, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तो बायोफीडबैक यही है, इसमें हम ट्रेन करते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कम एक्टिवेट हो, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका एक्टिवेशन हम बढ़ाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब बढ़ाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान कर सकता है, आपके शरीर में काफ़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, इवन स्ट्रोक तक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है, और भी कई डिसीज़ क्रिएट होती हैं लंबे समय तक अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट बना रहता है। इसलिए हम बायोफीडबैक ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो और आपको वो काम क्वाइट रिलैक्स रखे। इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोफीडबैक। It is well established that hyperactivation of sympathetic nervous system contribute to disease progression in chronic heart failure। अब ऐसा है कि अगर आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हाइपर एक्टिवेट है तो इसकी वजह से आपको क्रोनिक हार्ट फेलियर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो यूनिट अब हम बात करेंगे वो है सेंसरी ऑर्गन यूनिट 5th। इसका फिजियोलॉजी में यूनिट नहीं है, एनाटॉमी में है, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। थैंक यू।